विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द भीम एजुकेशन पर। तो दोस्तों और सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले धनतेरस की हार्दिक बधाइयाँ। और मैं आशा करता हूँ और हमारे भीम एजुकेशन की टीम ये आशा करती है, ये उम्मीद करती है कि आप सभी पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। ठीक है, आप जिंदगी में यूं ही नए नए मुकाम हासिल करते रहो। तो आज अपने जो नया जो टॉपिक लेकर चले थे, जिसके अंदर आज अध्याय नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत व समकालीन विश्व भाग 2 इतिहास का जो पोर्शन है यूरोप में राष्ट्रवाद, आज उस अध्याय की शुरुआत करने जा रही हैं। तो विश्व इतिहास का ये पहला अध्याय है और आशा ये करूंगा भी इस अध्याय को मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊं और आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो दोस्तों ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए ये जो आज का टॉपिक है आप देख सकते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। भी राष्ट्रवाद है क्या, उसका यूरोप में किस प्रकार उदय हुआ, इसके उदय होने के पीछे कारण क्या क्या थे, जिसके अंतर्गत अपने सबसे पहले फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, जर्मन इटली का एकीकरण। ठीक है, ये सारी की सारी जो बातें हैं उनका इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले इस अध्याय को शुरू करने से पहले अपने एक चीज का जिक्र कर लेते हैं। देखो, जब भी अपने इस अध्याय को शुरू करते हैं तो अपने सामने एक चित्र आता है। ठीक है, और उस चित्र है उस चित्र की चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, भी वो जो चित्र है वो अपने लिए इतना महत्वपूर्ण है कि पूरा का पूरा जो लेसन है उसके उस चित्र पर डिपेंड करता है। ठीक है, और वो चित्र है वो एक महान जो दार्शनिक है, चित्रकार है, फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था। ठीक है, उस चित्र की क्या कुछ खास बातें हैं, सबसे पहले तो मैं उस चित्र को इस जो अपना व्हाइट बोर्ड है इस पर डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। तो हमारी टेक्निकल टीम से निवेदन है कि ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र आपको जो दिखाई दे रहा है, इस चित्र को आप बड़ी गौर से देखिएगा। इस चित्र की जो एक एक बातें हैं, एक एक जो बातें दिखाई दे रही है चित्र की, उन बातों को बड़े ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो पहले ये लेसन शुरू कर देते हैं। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले आप इस शब्द से बहुत ज्यादा परिचित हो चुकी हो भी, राष्ट्रवाद क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रवाद सभी जानते हो भी राष्ट्रवाद क्या होता है। भी राष्ट्रवाद एक ऐसी एक अवधारणा है, एक ऐसा विचार है जिसमें लोग अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा, आदर का भाव रखते हैं। ठीक है, उसको अपने राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो देखो विद्यार्थियों, जिस शब्द के पीछे वाद लग जाता है ना, तो वो एक प्रकार से एक विचारधारा हो जाती है। जैसे गांधीवाद यानी गांधी के विचार, नाथसीवाद जो जर्मनी के अंदर एक पार्टी थी नाथसी, उसके जो विचार थे उसको नाथसीवाद कहा गया। उसी प्रकार राष्ट्रवाद यानी एक राष्ट्र के क्या विचार है, एक राष्ट्र होता क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद वो विचार है। तो इस चीज को जानने से पहले जो ये चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस चित्र के बारे में अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, भी एक चित्रकार था फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो नाम का एक चित्रकार था जिसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। ठीक है, 4 चित्रों की। लेकिन इसमें से जो ये चित्र है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये चित्र अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चित्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, इस चित्र के अंदर इस चित्र की कुछ खास बातें हैं, उसके बारे में अपने को अध्ययन करना आवश्यक है। भी जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र के अंदर मुख्यतः जो फ्रेडरिक सोरियो है, इसने अमेरिका और यूरोप जो महाद्वीप है, अमेरिका व यूरोप जो महाद्वीप है उसके लोगों को, उसके देश के लोगों को मुख्यतः लिया है। ये अपने पढ़ के आ रही है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ। तो इसमें अपने लिए अहम कड़ी अमेरिका और यूरोप, अर्थात इस चित्र में अमेरिका व यूरोप के जो देश हैं उनको दिखाया गया है। इसके अंदर दिखाया क्या गया है, इसके अंदर आप इस चित्र को अगर गौर से देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों की एक भीड़ है, बहुत सारे लोगों की क्या है, एक भीड़ है। इस चित्र में सभी के सभी जो वर्ग हैं, सभी जो देश हैं, जो यूरोप के जितने भी देश हैं, जैसे मैं बात करूं स्विट्जरलैंड, उसके बाद में अपनी अमेरिका अलग देश आ गया। ठीक है, इटली, पोलैंड, ठीक है, लिम्बार्डी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, इन सभी देशों के लोग इसके अंदर दिखाए गए हैं। इनका क्या तात्पर्य है, और इसके नीचे आप देख सकते हो कुछ बिखरी चीजें पड़ी है, इनका क्या तात्पर्य है। और उसके ऊपर कुछ फरिश्ते से उठते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, इन फरिश्तों का क्या तात्पर्य। तो बिल्कुल ये चीजें अपने आप को समझेंगे। उसके पश्चात अपने सीधा जो अगला टॉपिक है फ्रांस की क्रांति, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
तो देखो, सबसे पहले जो विश्व इतिहास का डर है वो अपनी आज इस क्लास में पूर्णतः समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो देखो इस चित्र में दिखाई दे रहा है भी यूरोप और अमेरिका के कुछ लोग हैं, लोग एक लंबी कतार में खड़े हैं और इस कतार में सभी जो वर्ग हैं, महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोग खड़े हैं, सभी देशों के लोग एक साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर सभी जो देश हैं उनके लोग एक साथ खड़े हुए हैं, मुख्यतः अमेरिका और यूरोप के जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं और लंबी कतार में खड़े हुए हैं और ये अपने साथ एक नारी की प्रतिमा, नारी की फोटो लेके जा रही है। भाई ये नारी की प्रतिमा, नारी की फोटो है कौन? तो देखो इसको सबसे पहले जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, इसकी जो अभिव्यक्ति है वो फ्रांस की क्रांति से ली जाती है। भी जो नारी की जो प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है ना, उसको स्वतंत्रता की मूर्ति, स्वतंत्रता की मूर्ति या प्रतीक, द सिंबल ऑफ फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता की मूर्ति कहा गया है इसको, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा और गौर से देखोगे तो इसके एक हाथ में एक मशाल है, मशाल, जलती हुई मशाल है, ठीक है, जिसको इसके एक हाथ में एक मशाल है जिसको ज्ञानोदय की मशाल कहा गया है, ज्ञानोदय की मशाल कहा गया है। और इसके एक हाथ में क्या है? दस्तावेज है, दस्तावेज अर्थात डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज, ठीक है। दस्तावेज है क्या? ये लोगों के अधिकारों के दस्तावेज हैं, अर्थात यानी एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना। देखो जो फ्रेडरिक सोर्यू ने जो चित्र बनाया है, ठीक है, जो चित्र बनाया है इसको वास्तव में एक नाम दिया जाता है कल्पनादर्श, कल्पनादर्श। देखो कल्पनादर्श होता क्या है, इस चीज को समझना, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूटोपिया, यूटोपिया यानी कल्पनादर्श, यानी एक ऐसे राष्ट्र, एक ऐसे राज्य की कल्पना की गई है, यानी एक ऐसे राज्य, एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की गई है जिसका जो स्वप्न है वो साकार होना हकीकत में नहीं है, अर्थात एक ऐसे आदर्श राज्य की जिसने बात की गई है जो वास्तव में कभी हो ही नहीं सकता। अर्थात इसको अपनी भाषा में कहें तो एक राम राज्य की कल्पना यहाँ पे की गई है, लेकिन वास्तव में वो संभव नहीं है। तो यानी एक ऐसे राज्य की स्थापना, ठीक है, जो वास्तव में संभव नहीं है, तो इसको अपने यूटोपिया कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेडरिक जो सोर्यू है इसने चित्र बनाया था, इस चित्र के अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे लोग कतार में खड़े हुए हैं, ठीक है, वो सभी के सभी जो लोग हैं, इसके अंदर अनेक वर्गों की जो जनता है, महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हैं और वे एक नारी की प्रतिमा लेके जा रही हैं। और ये जो नारी है मुख्यतः इसको स्वतंत्रता की देवी कहा गया है। क्या कहा गया है? इसको स्वतंत्रता की देवी कहा गया है, ठीक है। इसके एक हाथ में एक मशाल है जिसको ज्ञानोदय की मशाल कहा जाता है और एक हाथ में इसके क्या है? दस्तावेज है, अधिकारों का घोषणा पत्र है, अर्थात जो राष्ट्र है, राष्ट्र के एक जब एक राष्ट्र स्वतंत्र हो जाता है उसके बाद में उसके जो लोग हैं उनके अधिकार क्या होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे इस दस्तावेज में लिखे गए हैं, ठीक। इतनी बात होगी। अब इसके बाद इसको देखो, अब ये जो आप स्वतंत्रता की देवी देख रही हो, दिखाई दे रही है आपको, देख रही हो, इसके अंदर क्या है भी कुछ खास बातें देखो भी। इसके अंदर दो देश, स्विट्जरलैंड एक देश, दूसरा अमेरिका। स्विट्जरलैंड और अमेरिका दो ऐसे देश हैं जो इस स्वतंत्रता की मूर्ति, स्वतंत्रता का जो प्रतीक है, नारी की मूर्ति, फ्रीडम ऑफ सिंबल, इससे आगे निकल चुके हैं, इससे आगे जा चुके हैं। इसका क्या अभिप्राय है? इसका मतलब ये है भी ये जो दो राष्ट्र हैं ये उससे आगे जा चुके हैं, अर्थात ये जो दो राष्ट्र हैं इनको पहले क्या मिल चुकी है? स्वतंत्रता मिल चुकी है। ये दोनों के दोनों स्वतंत्र हो चुके हैं, ये राष्ट्र बन चुके हैं, अर्थात ये आगे निकल चुके। इसका मतलब क्या है? ये पूर्ण रूप से क्या बन चुकी हैं? राष्ट्र बन चुकी हैं, एक नेशनल, एक, ठीक है, एक देश बन चुकी हैं, ठीक है, ठीक है। और जब आप इस प्रतिमा को थोड़ा सा गौर से देखोगे तो इसके पास जो लोग खड़े हुए हैं वो है फ्रांस, अर्थात फ्रांस के जो लोग हैं वो इस स्वतंत्रता के पास, अर्थात जो स्वतंत्रता की मूर्ति है, ठीक है, द सिंबल ऑफ फ्रीडम, इसके पास पहुंच चुकी हैं। क्योंकि हाल ही में अभी क्योंकि ये दौर 18वीं शताब्दी का जो 19वीं शताब्दी का दौर चल रहा है और आपको याद होगा, नहीं याद तो देख लेना,
ठीक है। 1789 इसकी चर्चा होगी, बहुत चर्चा होगी इसकी। 1789 के अंदर फ्रांस के लोगों ने जो अपनी राष्ट्र की जो कल्पना है उसको साकार किया है, अर्थात इसको अभी अभी आजादी मिली है, अर्थात फ्रांस के जो लोग हैं अभी भी स्वतंत्रता के दहलीज तक पहुंचे हैं। 2 देश आगे निकल चुके हैं और ये जो फ्रांस के लोग हैं अभी अभी इस मूर्ति के पास पहुंचे हैं, ठीक है। और उसके पीछे जो लोग हैं वो है जर्मनी के लोग। अगर आप इस चित्र को थोड़ा सा और गौर से देखोगे तो इस चित्र के अंदर क्या दिखाई दे रहा होगा आपको? इस चित्र के अंदर बहुत सारे ध्वज दिखाई दे रहे होंगे, यानी जो ध्वज हैं काले, नीले, लाल, पीले, सुनहरी रंग के जो ध्वज हैं वो मुख्यतः किसके? जर्मनी के लोगों की हैं। तो जर्मनी के इतने सारे ध्वज कैसे हुए? तो इसके पीछे भी एक तथ्य है, क्योंकि ये बात, यानी जब ये जो चित्र बनाया था ना फ्रेडरिक सोर्यू ने, जब ये चित्र बनाया था उस समय जर्मनी भाषावाद, प्रांतवाद, इतने सारे जो तत्व थे इनके अंदर बिखरा हुआ था, अर्थात जो जर्मनी जो देश है, जो राष्ट्र है, उसके अंदर भाषावाद, प्रांत के आधार पर, भाषा के आधार पर लोग बिखरे हुए थे। तो इस चित्र के अंदर एक कल्पना की गई है भी 1848 का चित्र है, ये थोड़ा लिख देता हूं मैं, 1848 का चित्र है, ठीक है। ये वो दौर था जब उदारवाद अपने चरम सीमा पर था, उदारवाद का दौर चल रहा था, ठीक, उदारवाद का दौर चल रहा था, ठीक है। और इस समय लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक जो राष्ट्र हैं, ठीक है, उनके बीच में संधि हो रही है, ठीक है। लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक जो राष्ट्र है, इतने सारे राष्ट्र है, उनके बीच में एक संधि हो रही है, एक समझौता हो रहा है। तो जर्मनी के लोगों ने भी एक कल्पना की, एक अभिव्यक्ति की है कि जिस प्रकार सारे के सारे राष्ट्र, सारे के सारे जो देश हैं वो एक साथ आ रही हैं, तो जो जर्मनी के जो लोग हैं वो भाषावाद और जो प्रांतवाद जैसे मुद्दे हैं, इन संकीर्ण भावनाओं को छोड़कर एक साथ आ जाएंगे। तो ये जितने सारे झंडे दिखाई दे रहे हैं पीछे के, जो काले, लाल, पीले, नीले, सुनहरे रंग के झंडे हैं, वो जर्मनी के लोगों की है, ठीक है। तो ये चित्र की घटनाक्रम था, ये चित्र का एक घटनाक्रम था, ठीक है, जिसको समझना अति आवश्यक है। और इसके पीछे भी अनेक सारे लोग हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, ठीक है, लिम्बार्डी जैसे अनेक राष्ट्र इसके पीछे हैं, जो अभी स्वतंत्रता से क्या है, बहुत दूर हैं, ठीक है। तो ये मुख्यतः फ्रेडरिक सोर्यू का चित्र था। इस चित्र पर बहुत चर्चा की हमने, ये चर्चा करनी जरूरी है, लाजमी है, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी लेसन, किसी अध्याय को आरंभ करते हो तो उसकी पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक हो जाता है। तो जो राष्ट्रवाद, और एक बात और इसके नीचे जो आपने जो अवशेष बिखरे हुए, जो कुछ कचरा से दिखाई दे रहा है आपको ना, ये कचरा, ये अवशेष, यानी अवशेष उन राज्यों के हैं, ठीक है, जो कभी अपने आप में निरंकुश थे। क्या थे? कभी अपने आप में निरंकुश थे। ये नया शब्द आ गया, निरंकुश, निरंकुशवाद। अब देखो साथियों, निरंकुशवाद क्या होता है? निरंकुशवाद सिंपल भी, जिस पर किसी का अंकुश ना हो, प्रतिबंध ना हो, अर्थात ऐसा देश, ऐसा राज्य, ठीक है, ऐसा साम्राज्य जिस पर किसी का अंकुश ना हो, वो अपने आप, अपनी मनमानी तरीके से, अपने आप जिसको जैसा अच्छा लगे उस हिसाब से कार्य करे, सेना के बल पर कार्य करे, अर्थात एक ऐसा साम्राज्य, एक ऐसा देश, एक ऐसा राष्ट्र जो सेना के भरोसे या सेना के दम पर राज करे। जैसा कि जब भी अपने निरंकुशवाद का नाम लेती हैं तो अपने जहन में एक नाम, बड़ा नाम आता है। कभी नाम सुना होगा हिटलर का, नहीं सुना तो अभी आ जाएगा, जर्मनी, हिटलर, नाजीवाद, ठीक है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। यानी कहा जाता है तभी तो बात भी, हिटलर को हिटलर जो समय की परिस्थितियां थी, जर्मनी की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों ने हिटलर को हिटलर बनाया था, ठीक है। वो भी अपने तरह काम इंसान था, उसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। तो उसकी चर्चा अपने आगे आने वाले जो भी क्लासेस होगी, सेशन होगी, उसके अंदर बड़ी विस्तार से करेंगे। लेकिन अभी मुद्दा भी निरंकुशवाद समझ में आ गया, भी ऐसा शासन जिस पर किसी का अंकुश न हो, ठीक है, जिस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध न हो, वो अपना जो शासन है वो सेना के बलबूते पर करे। इतनी सारी चीजें होने के पश्चात एक चीज तो अपने को समझ में आई, राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ, ठीक। तो ये जितनी भी चीजें अपनों ने भी डिस्कस की है, चर्चा में लाए हैं जिन मुद्दों को, ये मुद्दे समझने बड़ी आवश्यक थे, ठीक है। अब इतनी चीजें करने, सबने पढ़ लेने के बाद अपने को कहीं ना कहीं ये पता चल गया राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ। लेकिन अभी भी बहुत सारी कड़ियां हैं, जिसमें फ्रांस की क्रांति जल्दी अभी आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है, इटली, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, ये सारे के सारे मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। विश्व इतिहास को समझना इसलिए कठिन हो जाता है, अपने करते क्या है, इन मुद्दों को एक साथ नहीं पढ़ते, अलग अलग पढ़ते हैं, अलग अलग नहीं, एक साथ
कंबाइंड करके, क्योंकि सारे के सारे मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको आराम आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चीज को रफ कर देते हैं, उसके पश्चात जो आगे का प्रकरण है उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो इतनी सारी चीजें होगी, आपने ये जो अपना जो एक डायग्राम था, एक चित्र था जो फ्रेडरिक सोल्यू ने बनाया था, इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या कुछ खास बातें थी, इस चित्र में जो लोग कौन थे, ठीक है। और हाँ, इसके नीचे आपने जो कचरा देखा, यानी वो उन राज्यों के उन राज्यों का कचरा था जिनमें कभी क्या पाया जाता था, निरंकुश शासन पाया जाता था। तो जैसे ही जनतंत्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है, लोगों में जनतंत्र की भावना का विकास हुआ, तो बड़े बड़े साम्राज्य जो निरंकुशवाद थे वो मिट्टी के ढेर की भांति क्या हो गए, ढह चुके थे। तो इस चीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब एक राष्ट्रवाद से संबंधित एक बड़ा नाम है अर्नेस्ट रेनन। क्या नाम है दोस्तों? अर्नेस्ट रेनन। इसके विचार भी बहुत शानदार है। राष्ट्र, इसने कहा भी राष्ट्र, एक नेशन, ठीक है, एक राष्ट्र क्या होता है, एक कंट्री क्या होती है, एक देश क्या होता है। तो इसके विचार है भी राष्ट्र क्या है, ठीक है, राष्ट्र क्या होती है। देखो इसकी थोड़ी सी जानकारी, ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक था, ठीक है। और इसने 1882 के अंदर अपना एक जो क्या बोलते हैं लेक्चर दिया था, ठीक है, सोबोन विश्वविद्यालय में, सोबोन विश्वविद्यालय के अंदर इसने एक लेक्चर दिया, विद्यालय के अंदर एक लेक्चर दिया, ठीक है, जिसका जो मुख्य टाइटल था वो क्या था, ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, निबंध क्या है, जिसका मुख्य जो प्रकरण था वो था राष्ट्र क्या है, व्हाट इज द नेशन, राष्ट्र क्या है। ठीक है, बाद में ये एक प्रकार से इस पर निबंध लिखा गया, शीर्षक बन गया, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई। ठीक है, तो इसने ये जो कथन है वो 1882 के अंदर एक राष्ट्र को परिभाषित करते हुए, एक राष्ट्र वास्तव में राष्ट्र होता क्या है, इसकी एक परिभाषा दी थी सोबोन विश्वविद्यालय में, अर्नेस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक था जिसने। अब इसकी विचारधारा जो थी भी राष्ट्र होता क्या है, एक राष्ट्र है वो होता क्या है, वास्तव में राष्ट्र होता क्या। इससे पहले भी बहुत सारे दार्शनिक, बहुत सारे विद्वान आए थे, उन्होंने अपने अपने लहजे में, अपने अपने अनुसार कई सारे जो मत दिए थे। जैसे कि यानी इससे पहले बहुत सारे दार्शनिक आए थे, बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने अपने अपने हिसाब से, ठीक है, एक राष्ट्र को परिभाषित किया था। उनके अनुसार भी एक राष्ट्र है, उसके अंदर समान भाषा होनी चाहिए, ठीक है, उनका समान क्षेत्रफल होना चाहिए, समान यानी उनका एक समान क्षेत्र होना चाहिए, उनके अंदर समान वर्ग के लोग रहने चाहिए, समान जाति के लोग रहने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की बातें कही गई। यानी अर्नेस्ट रेनन से पहले, इससे पहले के अनेक दार्शनिक, अनेक विद्वान हुए जिन्होंने अपने अपने मत दिए। ठीक है, जिनमें से कहा गया जिनकी समान भाषा है, जिनकी एक लैंग्वेज है, जिनका एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, क्षेत्र विशेष है, और उनका एक समान वर्ग है, उनकी एक समान जाति है, उनको अपने राष्ट्र की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन जब अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में सोबोन विश्वविद्यालय में इस चीज पर चर्चा की, राष्ट्र क्या है, तो इसने इस चीज की भयंकर क्या की थी साहब, आलोचना की थी। क्या की थी? आलोचना। इसने कहा नहीं, ये गलत है, ये सारी की सारी जो एक यानी जो भाषा दे रखी है आपने, आप बोलते हो एक समान भाषा, समान क्षेत्र, समान वर्ग, समान जाति के लोग राष्ट्र होते हैं, नहीं, ये तो गलत बात है। ये तो एक संकीर्ण, एक छोटी सोच है। राष्ट्र एक व्यापक शब्द है, राष्ट्र एक व्यापक बड़ी विचारधारा है। जैसे कि अर्नेस्ट रेनन ने कहा भी राष्ट्र क्या है, तो इसने इसका उत्तर भी दिया भी एक राष्ट्र वह है जिसका गौरवपूर्ण क्या है, इतिहास हो, जिसका गौरवपूर्ण इतिहास हो। ठीक है, जिसमें बहुत सारे वीर की वीरांगनाएं हो, जिनका अपने स्मरण करते हैं आज भी। ठीक है, यानी एक राष्ट्र वह होता है जिसका गौरवपूर्ण इतिहास होता है। ठीक है, और वर्तमान में सभी लोगों की, वर्तमान में जो जितने भी उस राष्ट्र के जो लोग हैं, वर्तमान में सभी जो लोग हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, विल, ठीक है, इनकी जो इच्छाएं हैं वो सारी की सारी क्या है, एक जैसी हो। ठीक है, और उनका जो भविष्य है, भविष्य की जो योजनाएं हैं वो भी एक समान हो। कोई बात नहीं, दोबारा देखो इस चीज को।
भी अर्नेस्ट जो रेनन है, इसने कहा भी राष्ट्र क्या है? भी एक राष्ट्र वह है, राष्ट्र एक व्यापक शब्द है, बड़ा शब्द है, ठीक है। जैसे कि भी एक राष्ट्र तब बनता है, एक राष्ट्र वह है जिसका अपना गौरवपूर्ण इतिहास है, ठीक है। और वर्तमान में उस राष्ट्र के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, उन सारों का, जितने भी लोग हैं उन सारों की सारे की एक जैसी इच्छाएं होनी चाहिए, ठीक है। उनके जो भविष्य की जो प्लानिंग है, ठीक है, भविष्य के जो नियोजन है वो एक समान हो, सभी लोग एक साथ मिलकर राष्ट्र की प्रगति के बारे में सोचें, ठीक है। और इसने बहुत सी बातें कही थी राष्ट्र के बारे में कि जो प्रांत है, कि जो प्रांत है वो उस राष्ट्र के निवासी हैं, कि प्रांत जो है उस राष्ट्र के निवासी हैं, ठीक है। और आप जो भी निर्णय लो, जो भी डिसीजन लो, उस राष्ट्र के निवासियों से पूछ कर लो, ठीक है। और एक राष्ट्र कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, यानी एक अच्छा राष्ट्र वह राष्ट्र है, यानी एक अच्छा राष्ट्र वह राष्ट्र है जो किसी दूसरे राष्ट्र में न तो विलय होना चाहता है, न तो विलय होना चाहता है, न दूसरे में मिलना चाहता है, और न ही दूसरे को विलय करना चाहता है। समझना इस चीज को, विलय करना चाहता है। भी एक राष्ट्र वह है जो ये सोच नहीं रखता भी मैं किसी दूसरे के, जो दूसरा देश है उसके अंदर विलय हो जाऊं, उसके अंदर जाके मिल जाऊं, और वह यह भी सोच नहीं रखता कि जो दूसरे राष्ट्र हैं उन पर मैं क्या कर लूं, अधिकार कर लूं। एक राष्ट्र की ये विचारधारा होती नहीं है। ये विचारधारा किसकी होती है? एक शासक की होती है, ठीक है। अपने शासक की तो बात करनी नहीं कर रहे, अपने राष्ट्र की बात कर रही है। समझो इस चीज को, ठीक है। तो ये कुछ राष्ट्र की विशेषताएं बताई है अर्नेस्ट रेनन ने, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखो इतिहास को बड़े आराम से एक शानदार लहजे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अर्नेस्ट रेनन की जो परिभाषाएं हैं, जो बातें हैं, आपने इन पर गौर किया होगा, ठीक है। और ये सारी की सारी जो बातें हैं एक राष्ट्र से संबंधित कही है। अर्नेस्ट रेनन ने कहा भी राष्ट्र क्या है, व्हाट इज द नेशन, राष्ट्र है क्या? तो इसने कहा भी राष्ट्र नंबर एक बात भी उस राष्ट्र का गौरवपूर्ण क्या होना चाहिए, इतिहास होना चाहिए, और वर्तमान में सभी लोगों की जो इच्छाएं हैं वो एक समान हो, और भविष्य में सभी लोग साथ मिलकर उस राष्ट्र, उस देश की प्रगति के बारे में कार्य करेंगे। और जो प्रांत है वो उस राष्ट्र के निवासी हैं, ठीक है। और भी उसने बहुत कुछ कहा भी एक राष्ट्र कभी यह नहीं चाहेगा कि वह दूसरे राष्ट्र में विलय हो, ठीक है, और किसी दूसरे राष्ट्र को अपने आप में विलय भी नहीं करना चाहता था, ठीक है, नहीं करेगा, चाहता तो क्या नहीं करेगा। तो ये अर्नेस्ट रेनन के विचार थे एक राष्ट्र के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि अर्नेस्ट रेनन के जो विचार हैं वो आपको समझ में आए होंगे। कि 1882 में सेबोन विश्वविद्यालय में इसने एक बड़ा स्पीच दिया था, ठीक है, जिसका शीर्षक बिंदु भी था राष्ट्र क्या है, और इसने राष्ट्र को बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया है, परिभाषित किया है। और उम्मीद करूंगा कि आपको भी इसके जो विचार हैं वो समझ में आए होंगे, ठीक है। बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही शानदार विचार थे। अब देखो इतनी सारी चर्चा हो चुकी है, लेकिन सर जी राष्ट्रवाद कहां गया? आएगा राष्ट्रवाद। देखो ये सारी चर्चाएं चल रही थी, और 19वीं सदी का दौर उदारवाद का दौर था, ठीक है। और 19वीं सदी तक आते आते, अब देखो 19वीं सदी तक आते, ठीक है, आते आते राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी, यानी राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी, यूरोप के जो लोग थे, यानी राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी, ठीक है, यानी 19वीं सदी तक आते थे। क्योंकि इससे पहले आपने पहले भी पढ़ लिया होगा भी राष्ट्रवाद जो शब्द है इसकी सबसे पहली शानदार जो अभिव्यक्ति थी वो फ्रांस की क्रांति में हुई थी। फ्रांस की क्रांति, जिसको अभी पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति में हुई थी। कब हुई थी सर फ्रांस की क्रांति? 1789। फ्रांस की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 19वीं शताब्दी तक आते आते राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी, यूरोप के जो लोग थे उनके राजनीतिक और उनकी जो मानसिक जो विचारधारा थी उसको इतना अधिक प्रभावित कर चुकी थी भी पूछो ही मत। अब जगह जगह राष्ट्रवाद का उदय होने लगा, ठीक है। जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो जो बहुवंशीय जो राजा थे, बहुवंशीय जो साम्राज्य थे, उनका क्या होना शुरू हो गया साहब? विघटन शुरू होना हो गया। क्योंकि देखो राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ उस समय आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे राज्य थे, जैसे रूस था, ठीक है,
अपने फ्रांस भी उसकी इसके अंदर ले लेते हैं, अभी स्वतंत्र हुआ लेकिन पहले नहीं था, ठीक है। ऑस्ट्रिया थी, आयरलैंड था, ठीक है, ठीक है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र थे, बहुत सारे ऐसे देश थे जिनके अंदर उसमें राजा का शासन था। जैसे क्या होगा, रूस में पढ़ोगे, रूस के अंदर जार का शासन था, ब्रिटेन और आयरलैंड के अंदर महारानी का शासन था, ठीक है। अनेक ऐसे देश हैं जैसे लिम्बार्डी, ठीक है, जिसके अंदर राजा का शासन था। तो 19वीं शताब्दी में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो यूरोप के अंदर बहुत सारे जो देश हैं, ठीक है, उनके अंदर उस समय बड़े बड़े साम्राज्य थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे, ठीक है। जैसे आप ऑस्ट्रिया का ऑटोमन साम्राज्य पढ़ते हो, ठीक है, रूस का जार साम्राज्य पढ़ते हो, फ्रांस के अंदर बुम्बो राजवंश का साम्राज्य था लुई 16वें का। तो ये सारी की सारी चर्चाएं इसी में घूम फिर किया जाएगी। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो यूरोप के अंदर जो बड़ी बड़ी साम्राज्य थी, बड़ी बड़ी जो एम्पायर थे, एम्पायर जिसको बोलते हैं साम्राज्य, उनका विघटन होना शुरू हो गया, ठीक है, विघटन हो गया उनका। जब तस्वीर देखी थी अपना ना, तस्वीर देखी थी ना, उसके अंदर जो कचरा बिखरा है, अर्थात जो साम्राज्य, बड़े बड़े साम्राज्य थे, उनका क्या हो चुका था, विघटन हो चुका था, ठीक है। वहां के जो लोग हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे, ठीक है। और जो राज्य स्वतंत्र हुए थे वहां के जो लोग हैं, ठीक है, वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने जो अधिकार थे उनको घोषित कर लिया था, ठीक है। यानी बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे जो एक प्रकार से मैं कहूँ जो परिवर्तन है वो अपने सामने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। इतनी सारी चर्चाएं हो चुकी थी, ठीक है। अब छोटी सी एक बात और भी, ये सब चर्चाएं एक साथ चल रही थी, लेकिन राष्ट्रवाद की जो सर्वप्रथम जो अभिव्यक्ति है, राष्ट्रवाद की सबसे पहली जो अभिव्यक्ति है वो फ्रांस की क्रांति में देखने को मिलती है अपने को। फ्रांस की क्रांति क्या थी, फ्रांस की क्रांति क्या थी, फ्रांस की क्रांति देखो, फ्रांस की क्रांति भी बहुत बड़ा नाम है कि फ्रांस की क्रांति आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी ये मैं नहीं जानता, भी 9th क्लास की जो हिस्ट्री आपने कभी पढ़ी होगी तो उसके अंदर लगता है, ठीक है, 2 मिनट लगता है, ठीक है। चलो फ्रांस की क्रांति शुरू करते हैं अपने, ठीक है। राष्ट्रवाद की सबसे पहले जो अभिव्यक्ति हुई थी वो फ्रांस की क्रांति से हुई थी, तो अपने को फ्रांस की क्रांति को जानना आवश्यक है। तो अपना जो नया प्रकरण है फ्रांस की क्रांति, मैं उम्मीद करूंगा इतना प्रकरण आपको समझ में आ गया होगा भी। इस क्लास को बड़े आराम से बनाया जा रहा है आपके लिए, तो इसको समझना एक बार बढ़िया तरीके से है। चलो आगे, फ्रांस की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी सर? 1789 हुई थी। आरंभ क्यों हुई, इसके परिणाम क्या थे? देखो जो आपकी जो बुक है 10th क्लास, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ इतना दे रखा है फ्रांस की क्रांति आरंभ, ठीक है, उसके नीचे 3-4 बिंदु है, उसके बाद में इसके परिणाम क्या हुए और फ्रांस के अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध किस प्रकार के थे। तो उन चीजों पर चर्चा करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि 2-3 बातें, ज्यादा नहीं, तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित अपने को जाननी आवश्यक है। छोटी सी बात है, फ्रांस की क्रांति बड़ा पोर्शन नहीं है, मैं कंप्लीट आपके यहाँ नहीं कराऊंगा क्योंकि वो 9th क्लास में लगती है, ठीक है। लेकिन अपनी जो जितने अपने काम का मैटर है वो समेट लेते हैं, कचरा पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। चलो भी ये बात है 1773 की, 1773 की बात है। 1773 के अंदर एक राजवंश था बुम्बो राजवंश, बुम्बो को नहीं बुम्बो राजवंश था, ठीक है। उसका शासन था कहां पे? फ्रांस के अंदर, फ्रांस के अंदर शासन था। और 1773 के अंदर बुम्बो राजवंश का एक राजकुमार था, 20 वर्षीय राजकुमार था जिसका नाम था लुई 16वां। लुई नाम के पहले 15 राजा हो चुके थे, वो 16वां ये था, 20 वर्षीय था, गद्दी पर बैठ गया था। गद्दी पर बैठने के पश्चात सबसे पहले ऑस्ट्रिया, ओटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मेरी एल्तोनेस, मेरी नहीं है, मेरी नाम है इसका, मेरी एल्तोनेस, ठीक है, मेरी एल्तोनेस, ठीक है। इस राजकुमारी के साथ इसने विवाह किया, ठीक है। उस समय फ्रांस के अंदर एक चीज आपने बहुत सुनी होगी, वर्साई की संधि भी आपको याद होगी 1919 की, वो आगे चर्चा करेंगे जब जर्मनी की चर्चा करेंगे अपने। तो वर्साई के जो बड़े महल थे अपनी शान और शौकत के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो देखो एक सिंपल सी बात है कि जब ये राजा बना था उस समय फ्रांस के अंदर वित्तीय संकट चल रहा था, क्योंकि इसमें फ्रांस युद्धों में उलझा हुआ था। उस युद्धों में किस प्रकार उलझा हुआ था, जैसे उस समय फ्रांस और अमेरिका की अच्छी दोस्ती थी, ठीक है, अमेरिका की अच्छी दोस्ती थी। उसकी जो 13 जो उपनिवेश हैं, उपनिवेश अर्थात गुलाम, सिंपल बात, उपनिवेश। अब इसका जो शत्रु राज्य है ब्रिटेन से अपने 13 उपनिवेश मुक्त कराने के लिए अमेरिका
युद्ध लड़ रहा था किसी ब्रिटेन से, यानी अमेरिका वर्सेस ब्रिटेन चल रहा था युद्ध। अब फ्रांस अच्छा दोस्त था अमेरिका का। फ्रांस पर इससे पहले, यानी उस समय फ्रांस की हालत बहुत बुरी थी वास्तव में कहीं तो, इतनी ज्यादा बुरी थी पूछो ही मत। ठीक है, ऊपर से उस समय 2 अरब लिब्रे, देखो लिब्रे जो उस समय फ्रांस की जो करेंसी का नाम था वो लिब्रे था, जिस प्रकार भारतीय करेंसी का नाम रुपया, ठीक, अमेरिका की डॉलर, ठीक है, वर्तमान में तो फ्रांस की करेंसी का नाम पाउंड कर दिया गया है, जिससे बांग्लादेश की टका है, ठीक है, उसी प्रकार। तो उस समय जो मुद्रा, फ्रांस की जो मुद्रा थी, ठीक है, उसको लिब्रे कहा जाता था। यानी उस समय फ्रांस पर 2 अरब लिब्रे का क्या था, कर्ज था। लेकिन अमेरिका को सहायता देने के चक्कर में क्या कर दिया इसने, 10 अरब लिब्रे, 10 अरब लिब्रे का ब्याज, यानी 10 अरब जो लिब्रे का कर्ज और बढ़ा लिया। यानी उस समय देखो प्रत्येक देश के अंदर बड़े बड़े साहूकार होते हैं, सेठ होते हैं, यानी उस समय फ्रांस के अंदर भी थे, सिंपल सी बात। यानी जो लुई 16वां है इसने 10 अरब लिब्रे उधार लिए थे, कर्ज ले लिया था और सहायता कर दी अमेरिका की। चलो कोई बात नहीं, सहायता कर दी, लेकिन जो फ्रांस है 2 अरब लिब्रे का कर्ज आप पे पहले से है भाई, ऊपर से 10 अरब का और ले लिया, चुकाओगे कहां से, चुकाना तो पड़ेगा। अब इस चीज को एक साइड में रखता हूं, वापस फ्रांस में आऊं। उस समय फ्रांस की स्थिति ये थी भी, जिस प्रकार अपने भारत के अंदर देखते हैं, इसको भारत से रिलेट करेंगे तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। जिस प्रकार भारत के अंदर भी कई प्रकार के समाज हैं, जब से सबसे पहले उच्च वर्ग के, मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के, इस प्रकार बटा होता है ना, उसी प्रकार फ्रांस का जो समाज था, ठीक है, वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ था। सबसे पहला जो भाग था वो था पादरी वर्ग का, पादरी वर्ग, ठीक है। दूसरा जो भाग था वो था कुलीन वर्ग का, कुलीन वर्ग का, ठीक है। और तीसरा था निम्न वर्ग, जिसके अंतर्गत मजदूर, पढ़े लिखे लोग, किसान, ठीक है, जो भी अन्य जो लोग बच गए वो सारे के सारे निम्न वर्ग के अंदर आते थे। चलो कोई बात नहीं, आते थे। अभी कर्जा बढ़ा हुआ, इस बात को थोड़ा सा एक बार साइड में छोड़ रहा हूं। अब देखो पादरी वर्ग, यानी पादरी, समझ में आया कि क्या होता है पादरी। जिस प्रकार भारत के अंदर जो मंदिरों में जो लोग पूजा करते हैं, पुजारी बोलते हैं, जो अपने जो ईसाई संप्रदाय से संबंधित जो भी लोग होते हैं, ठीक है, वो जो मंदिर यानी वहां पे होते हैं चर्च के अंदर जो पुजारी, अपने कहते हैं ना पुजारी, उसी प्रकार चर्च के अंदर क्या होते हैं, पादरी होते हैं। जिस प्रकार अगर मुस्लिम संप्रदाय के अंदर मौलवी कहते हैं, हिंदू में पुजारी कहते हैं, ठीक है, पंडित कहते हैं, उसी प्रकार जो ईसाई संप्रदाय है उसके अंदर जो चर्च के अंदर जो पूजा करते हैं उनको पादरी कहा जाता है, ठीक है। तो पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग, 3 वर्गों में बटा हुआ था समाज, ठीक है, बटा हुआ था। अब पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इनको थे विशेषाधिकार, खास अधिकार, विशेष प्लस अधिकार, विशेषाधिकार, इनको भाई साहब विशेषाधिकार थे। क्या, नंबर 1 बात, इन पर टैक्स नहीं लगता था, कोई कर नहीं देना पड़ता था, अच्छी बात है। सारा का सारा जो कर बार था इस निम्न वर्ग पर था, जिसके अंदर किसान थे, ठीक है, बहुत सारे खेती मजदूर थे, ठीक है, पढ़े लिखे लोग भी इसी के अंतर्गत आते थे, ठीक है। सारा का सारा जो कर बार था इस पर, इन लोगों पर आता था, इनका कुछ नहीं जाता था, ठीक है। भी दोनों को विशेष अधिकार क्या थे, देखो उस समय इस पर ये भारत जो कर बार लगता था, और बल्कि जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग है इनको एक अधिकार और हुआ करता था, यानी ये लोगों से एक विशेष प्रकार के टैक्स लिया करते थे, कर लिया करते थे, जिनका नाम, जिस प्रकार 2 प्रकार के कर लगते थे। जो निम्न वर्ग के लोग है ना, उन पर 2 प्रकार के कर लगते थे, जिनका नाम है टाइद और टाइल, और टाइल, द और ल ध्यान रखना। टाइद जो कर है वो जो पादरी वर्ग के जो लोग हैं, पादरी वर्ग के जो लोग हैं वो निम्न वर्ग पर जो कर लगाते थे, जो टैक्स लगाते थे, वो था टाइद, अर्थात ये एक प्रकार का धार्मिक कर था, यानी अपने अनाज का 10वां हिस्सा देना पड़ता था, फिक्स था, यानी एक प्रकार का ये धार्मिक कर था। और जो राजा भी किस में आता था, कुलीन वर्ग के अंतर्गत आता था, संपन्न वर्ग के अंतर्गत आता था। तो राजा जो प्रत्यक्ष कर लगाता था, प्रत्यक्ष जो कर लगाता था उसका नाम था टाइल, उसका क्या नाम था, टाइल, ठीक है। जो भी किस पर लगता था, निम्न वर्ग पर लगता था। भी एक तो सारा का सारा कर बार किस पर लगता था, सारा का सारा निम्न वर्ग पर लगता था, ऊपर से इन दोनों वर्गों को विशेष अधिकार था। ये स्थितियां उस समय के समाज की थी।
आप देख सकते हो भी ऊपर से, यानी लुई 16वें ने अपनी शान और शौकत को बनाए रखने के लिए, वर्साई महल की जो शान और शौकत है उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है, जो ऐशोआराम की जिंदगी है उसको चलाने के लिए इसने फिजूल खर्चियां बढ़ा दी, ठीक है, क्योंकि नया नया विवाह हुआ था तो लाजमी भी है, कोई गलत बात नहीं, भी नहीं मानता मैं इसको, लेकिन गलत बात तो ये थी भी आप पे 2 अरब लिबरे का कर्ज है, लेकिन आपने फिर भी 10 अरब लिबरे का कर्ज लिया। अब इतना ज्यादा कर्ज लेने के पश्चात उसने, जो बड़े बड़े साहूकार थे ना, उसने 20% क्या लगा दिए, ब्याज लगा दिए। अब इतना ज्यादा ब्याज लगा दिया, अब ब्याज दे कहां से भाई, पैसा कहां है, पैसा है ही नहीं, ठीक है, और सारा का सारा कर भाई इन पर आ गया। अब देखो, जब किसी जनता पर सारा का सारा कर भार किसी एक वर्ग विशेष पर लगा दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनके मन में, ठीक, क्रांति की भावना पैदा होती है। तो ये एक बड़ा कारण था फ्रांस की क्रांति होने का, जिस प्रकार भारत की क्रांति बढ़ती है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक कारण पड़े थे, तत्कालीन कारण सभी वाले कारतूस थे, उन चीजों की चर्चा नहीं करूंगा, थोड़ा सा जोड़ रहा हूं उस चीजों को। तो इस प्रकार की जो स्थितियां उसमें बन चुकी थी। अब देखो आगे क्या होता है, यानी इतने सारे टैक्स लगा दिए, इतने सारे इन पर कर लगा दिए, तो कहीं ना कहीं ये जो लोग थे, इनके मन में जो राजा है लुई 16वां, इसके प्रति एक प्रकार से अविश्वास का भाव आ गया। ये जो राजा है वो जो प्रथम 2 वर्ग हैं, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, उनको तो विशेषाधिकार दे रखे थे, उन पर टैक्स नहीं लगता था, ऊपर से उनके पास तो पैसे आ रहे थे, ठीक है। अब जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके ऊपर वो पैसे लाए तो लाए कहां से, इतनी ये स्थितियां धीरे धीरे विकट होती गई और विकट होती गई। अब देखो क्या होता है, उस समय क्या थी, जब राजा क्या करता था, यानी उस समय फ्रांस का राजा था लुई 16वां, ठीक है, फ्रांस का राजा था। अब उसमें क्या था, राजा अपनी मनमर्जी से सीधा का सीधा कभी भी कर नहीं लगा सकता था। क्यों, उस समय एक प्रकार की कमेटी बनाई हुई थी, जनरल स्टेट, जनरल स्टेट, ठीक है। उस समय जो एक कमेटी बनाई गई थी, जनरल स्टेट की कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के निर्णय के पश्चात ही राजा क्या करता था, टैक्स कर लगाता था। सीधा राजा नहीं लगा सकता था, कमेटी थी, इससे परमिशन लीजिए, अब लगा सकते हो। अब क्या था, जनरल स्टेट की बैठकें वैसे तो 2-3 सालों में होनी चाहिए, लेकिन भाई साहब लास्ट बैठक 1614 में हुई थी, और समय क्या आ चुका है, 1789 तक का समय, 1789 की बात आ गई है, समय क्या आ चुका था, 1789 का समय आ चुका है, ठीक है। आपने लास्ट बैठक कब बुलाई, 1644, भाई साहब एक प्रकार से 200 साल बीत गए, ठीक है, जनरल स्टेट की बैठक बुलाई नहीं। अब क्या था, जनरल स्टेट के अंदर जो 3 वर्ग थे मैंने बताए थे, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग, तीनों वर्गों के लोग इसके अंदर शामिल हुआ करते थे। जैसे कि पादरी वर्ग के 300 लोग हुआ करते थे, कुलीन वर्ग के भी 300 लोग हुआ करते थे, और निम्न वर्ग के लोग ज्यादा हुआ होते थे। लेकिन निम्न वर्ग में भी जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको ही शामिल किया जाता था, किसान, मजदूर, उनको तो इसके अंदर भाई साहब घुसने नहीं दिया करता था, एंट्री नहीं मिलती थी। चलो फिर भी ये जो लोग थे, कम से कम 60,000 पत्र अपने साथ लेके आए थे। किन लोगों के, किसानों के, मजदूरों के जो पत्र थे, शिकायती पत्र थे, वो लेके आए थे, ताकि जनरल स्टेट में इस पर बड़ी वार्ता हो सके। कोई बात नहीं, अब इतने तब इसके अंदर एक बात आई, इसके अंदर जो अपने निम्न वर्ग के लोग हैं उन्होंने एक बात रखी। क्या बात रखी भी, उस समय क्या था भी, सभी जो वर्ग हैं उनको, यानी इस वर्ग का एक व्यक्ति, इस वर्ग का एक व्यक्ति, इस वर्ग का एक व्यक्ति, यानी जो तीनों वर्ग हैं उनके जो एक एक व्यक्ति हैं सिर्फ वही मतदान कर सकते हैं। लेकिन उस समय एक बात को लेकर बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद क्या था, इन्होंने कहा भी आप इसमें जितने भी उपस्थित, यानी इसके अंदर जितने भी उपस्थित लोग हैं उन सभी का क्या करवाइए, आप मतदान कराइए, वोट लीजिए, ठीक है, सभी का मतदान, ठीक है, सभी लोगों, यानी एक मत, ठीक है, एक मत, अर्थात सभी लोगों का आप क्या लीजिए, मत लीजिए। ये प्रकार का सिद्धांत है, एक मत का सिद्धांत। याद हो तो ये सिद्धांत दिया था प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो, ठीक है, ठीक है। इसकी एक पुस्तक भी दी थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक थी,
किसकी? रूसो की, जिसमें सिद्धांत दिया गया था एक मत का सिद्धांत। इस सिद्धांत की यहाँ पे व्याख्या की गई। चलो, इस मुद्दे को लेकर विवाद हो गया। जनरल स्टेट की बैठक 1789 के अंदर हुई थी 5 मई, तारीख भी याद रखना। 5 मई 1789 को जनरल स्टेट की बैठक होती है करों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो मतदान है इसके ऊपर भी चर्चा हुई, लेकिन इतने बड़े हंगामे के बाद ये बैठक स्थगित हो चुकी थी, लोग बाहर आ चुके थे। ठीक है, जब लोग बाहर आ चुके थे, लोगों की मांगे नहीं मानी गई, लोग बाहर आ चुके थे, अब बाहर आ गए, चलो कोई बात नहीं, ये मुद्दा जिस तैसे करके चलता। उसके बाद में बात आती है 20 जून की। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं 9th में, तो टेनिस कोर्ट की शपथ। टेनिस कोर्ट की शपथ ये क्या थी? अब इस मतदान के मुद्दे पर विवाद उत्पन्न हो गया। टैक्स तो बढ़ा ही दिया था, भी उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, जो निम्न वर्ग के लोग लेके गए थे, लेकिन टैक्स बढ़ा दिया। अब 20 जून की बात आती है, 20 जून 1789 चल रहा है। ठीक है, टेनिस कोर्ट की शपथ। टेनिस कोर्ट की शपथ, अब ये क्या थी सर टेनिस कोर्ट की शपथ? अब देखो, अब एक कोर्ट, टेनिस कोर्ट जानते हो, यहाँ पर टेनिस खेलने का कोर्ट मैदान है। ठीक है, टेनिस कोर्ट का मैदान था। अब इसके बाहर बहुत सारे लोग क्या हो गए? जमा हो गए, लोगों की बहुत सारी भीड़ होगी, इतने सारे लोगों की भीड़ होगी। ठीक है, तो इनका किसी ना किसी बंधु ने तो क्या किया था? नेतृत्व किया था। इनका जो नेतृत्व किया था वो किया था मिराबियो। इनका जो नेतृत्व है, लोगों का जो नेतृत्व है वो किया था मिराबियो। मिराबियो 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 ये भी एक कुलीन वर्ग का व्यक्ति था। मिराबियो भी एक कुलीन वर्ग के अंदर जन्मा था, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति निम्न वर्ग का साथ दे रहा था। क्यों दे रहा था भाई साहब? साथ ही क्योंकि इसको पता था भी जो निम्न वर्ग के लोग हैं इनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मिराबियो था, एक इनके साथ लिबे था। मिराबियो और लिबे, इन लोगों ने, ये दो लोग थे, इन्होंने लोगों का क्या किया था? नेतृत्व किया था। और 20 जून को लोगों ने क्या किया? बड़ा हंगामा किया, जिसको टेनिस कोर्ट की शपथ बोलते हैं। क्यों बोलती हैं? क्योंकि इस दिन लोगों, जितने भी लोग थे वे इकट्ठे हो गए। इकट्ठा होने के बाद इन्होंने राजा की जो निरंकुशशाही है, यानी लुई 16वें की जो निरंकुशशाही है, इसको रोकने के लिए एक आंदोलन किया। ठीक है, और लोगों ने अपना क्या बना डाला? संविधान बना डाला। बार के बार संविधान बना डाला, एक निश्चित नियम कायदे कानून बना दिए गए। ठीक है, ठीक है, जो लोग थे उनके लिए निश्चित नियम कानून कायदे बना दिए गए, संविधान बना दिया गया। और शपथ ली गई कि जब तक ये संविधान को मान्य हमारा राजा नहीं करेगा तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। ठीक है, ये घटना 20 जून की होती है। और उसके पश्चात जब ये लोग मानते नहीं है तो जो लुई 16वां होता है, ठीक है, वो लोगों से लाठीचार्ज, सॉरी जो पुलिस कर्मी होते हैं उनसे लाठीचार्ज करवाता है। वही निरंकुशवादी शासन की बात आ जाती है। इतनी सारी बात आने के बाद फिर आखिरकार वह दिन आ जाता है 14 जुलाई का। 14 जुलाई 1789, बास्तिल का दुर्ग। ये क्या था सर? बास्तिल का दुर्ग, जिसको स्वतंत्रता का दुर्ग भी कहा जाता है। बास्तिल का दुर्ग वह दुर्ग था जहां पर राजा निवास किया करता था। बास्तिल का दुर्ग, ठीक है। लोगों ने 14 जुलाई 1789 को इस दुर्ग को घेर लिया, आक्रमण कर दिया। और जब राजा को लगने लगा भी अब पार नहीं पड़ेगी, लोगों की मांगे माननी ही पड़ेगी, तो आखिरकार उसने करते करते 4 अगस्त 1789 को लोगों की मांगे मान ली गई। और आखिरकार 1791 के अंदर जाकर जो फ्रांस है वहां पे गणतंत्र की स्थापना हुई, राष्ट्रवाद की स्थापना हुई। यानी जिस राष्ट्रवाद को पाने के लोगों ने अपनी जान दे दी, ठीक है, इतने बड़े आंदोलन किए, ठीक है, जो लोग थे वो एक साथ आए, एक साथ मंचों पर आए, ठीक है। और इतने सब चीजें होने के पश्चात आखिरकार 1791 में फ्रांस के अंदर गणराज्य की स्थापना हुई। और जो पादरी और जो कुलीन वर्ग हैं, पादरी और जो कुलीन वर्ग हैं, उसके जो विशेष अधिकार थे उसको भी क्या कर दिया साहब? समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और पादरी वर्ग की जो भूमि थी, यानी जो अनाधिकृत भूमि थी, ठीक, अवैध भूमि थी, उसको सरकार ने, सॉरी जो राजा था उसने बेच दिया। बेचने से उसका जो कर्ज था, यानी उससे कम 20 अरब जो लिब्रे था, ठीक है, इतना लाभ हुआ, 20 अरब लिब्रे उसको मिले। और कर्जा कितना था? 12 अरब लिब्रे का। तो कर्जा निकाल दिया, ठीक है। तो इस प्रकार फ्रांस
पढ़ते हैं ना, फ्रांस की क्रांति सर्वप्रथम राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति इस प्रकार अभिव्यक्ति हुई थी। और फ्रांस की क्रांति के पश्चात भी जो यूरोप बना, जो बड़ा महाद्वीप था, उसके अंदर बहुत सारे देश थे। उनके नाम इस प्रकार इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, हंगरी, ऑस्ट्रिया, लिम्बार्डी, ठीक है, इतने सारे देश थे, ठीक है, जहां पर धीरे धीरे राष्ट्रवाद का बिगुल बजता है। अब जैसे ही राष्ट्रवाद फ्रांस के अंदर उदय होता है, फ्रांस की क्रांति समाप्त होती है। क्रांति की समाप्ति के पश्चात वहां पे निरंकुश जो राजा का शासन था वो समाप्त हो गया। अब सारी की सारी शक्ति सत्ता किनके हाथों में आ गई? लोगों के हाथों में आ गई, ठीक है। अब एक ऐसा संविधान बनाया गया, एक ऐसे नियम कानून कायदे बनाए गए जो सभी के लिए समान थी। और इसके अंदर क्या कुछ खास बातें की गई? और इसके अंदर कुछ खास बातें ये की गई कि जो प्रभु सत्ता थी वो राजा के हाथ से निकलकर लोगों के हाथ में आ गई। और जो अपना फ्रांस था उसके अंदर जितने प्रकार के आयात निर्यात व्यापार हुआ करते थे, उसके ऊपर जो टैक्स लगा करते थे वो भी क्या कर दिया राजा ने? समाप्त कर दिए गए, ठीक है। और सभी लोगों के लिए समान कानून वगैरह बना दिए थे। इस प्रकार जो फ्रांस है उसके अंदर राष्ट्रवाद की स्थापना हुई। तो ये था अपना फ्रांस की क्रांति और राष्ट्रवाद एक परिचय, ठीक है। बात छोटी सी लगती है आपको, लेकिन अपनों ने बहुत कुछ पढ़ा इसके अंदर, ठीक है। खास तौर से जो पहला चित्र था उसके बारे में बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। अब देखो, फ्रांस उस स्वतंत्रता की मूर्ति के पास में पहुंच गया है। फ्रांस उस स्वतंत्रता की मूर्ति के पास पहुंच गया है, ठीक है। जो 1848 की स्वप्न राष्ट्रों की जो संधि थी वहां तक पहुंच चुका है, ठीक है। उसके बाद में जो जर्मन जो राज्य है, ठीक है, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, फिर आगे इटली चलेंगे, ठीक है, जहां पर गेरिबाल्डी, मैथनी, बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं जिनकी चर्चा भी जारी रहेगी। तो अब जल्द ही आपके सामने अगली जो नई क्लास है, नया जो सेशन है वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।